मेघवाल ने हंगामा राय के लिए अपोजिशन को ठहराया जिम्मेदार। केरला में कांग्रेस को बड़ा झटका। रियासत के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी बीजेपी में शामिल। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन की मौजूदगी में इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में नहीं की कोई तब्दीली। 6.5% बरकरार। मालियाती साल 2023-24 के लिए इफराती ज़र का तखमीना 5.2%। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत की दरख्वास्त की मुस्तरद। शरीक मुलजिम वैभव और अंकुश जैन की जमानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 5 रन से दी शिकस्त। शिखर धवन ने खेली नॉट आउट 86 रन की इनिंग। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 44वें योम तासीस पर पार्टी से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने पार्टी के योम तासीस के मौके पर सबको मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं इन तमाम अजीम हस्तियों के सामने सर झुकाता हूँ जिन्होंने पार्टी के क़याम से लेकर आज तक पार्टी को सेहराब, तैयार, मजबूत और मालामाल किया है। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर मुश्किल आई, वह हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ले आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी इसी तहरीक से नताइज लाने के लिए आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करती रही है, करती रहेगी। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, जब बीजेपी 50 साल की हो जाएगी उस वक्त हमारे मकासद क्या होंगे, ये फैसला हमें अभी से करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नई इख्तिरात को अपनाना होगा। 6-7 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे हो, उस समय पार्टी का व्याप कितना होगा, स्वरूप कैसा होगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये हमें अभी से तय करना होगा।
हमें नए आइडियाज को, नए इनोवेशंस को अपनाना होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि पार्टी बदउनवानी और खानदान परस्ती की बीमारी को दूर करने के लिए पुरआज़्म है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के 44वें यौम तासीस के मौके पर दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में परचम लहराया। बीजेपी के 44वें यौम तासीस के मौके पर बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें यह अहद करना है कि हम वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठेंगे और पीएम मोदी की क़यादत में पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। जेपी नड्डा ने मजीद कहा कि हमने शुमाल मशरिक में कामयाबी हासिल की है, हमने यूपी में दोबारा कामयाबी हासिल की। आपके नेतृत्व में गए साल, गए समय में हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बनाई, हमने उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाई, हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई। आपके नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का दिल जीता, आपकी मेहनत ने, आज मणिपुर में हमने दूसरी बार सरकार वहां बनाई और अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई है। उनका मजीद कहना था कि हमारे रहनुमा और कारकुन पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं और उन सब की वजह से पार्टी आज यहां तक पहुंचने में कामयाब हुई है। हमने देखा कि कितनी लंबी यात्रा, वैचारिक यात्रा भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ने की है और आज के दिन हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा, उनको याद करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे नेताओं ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, यह हमारे लिए गौरव का विषय भी है, खुशी का विषय भी है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 44वें यौम तहसीस के मौके पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दीवार पर लिखने के प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी का लोगो पेंट किया। आज देश भर में वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारा प्रारंभ हुआ है। आज हमारा स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन तय हुआ कि सबसे पहले मैं
वॉल राइटिंग की शुरुआत करूंगा, श्री गणेश करूंगा। और अब से कुछ समय बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर करेंगे और उनसे कुछ समय बाद सभी जिला के अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे और उससे कुछ समय बाद हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे। तो वॉल राइटिंग के माध्यम से नेशन वाइड हमारा ये जो लोकसभा प्रवास का कैंपेन है, जिसका एक आयाम है वॉल राइटिंग, वो प्रारंभ हो रहा है। ऐवान में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के शोर शराबी की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन ने ऐवान को बताया कि तहरीक इल्तिवा के तहत 6 नोटिस दिए गए हैं जो मायार के मुताबिक ना होने पर मुस्तरद किए जाते हैं। वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सत्रहवीं लोकसभा का 11वां इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बजट इजलास 31 जनवरी को सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू हुआ था। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट इजलास में किए गए कामों की इत्तला दी। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बजट इजलास में लोकसभा में 34% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 24% कामकाज हुआ। कि लोकसभा का प्रोडक्टिविटी 34% है और राज्यसभा की 24.4% है। बाकी ये बजट सेशन था, इसलिए फाइनेंशियल बिजनेस इसमें ज़्यादा हुआ। 31 जनवरी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सेशन को हमारे सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस इजलास में 8 बिल पेश किए गए जबकि 6 बिल मंजूर किए गए। 8 बिल इसमें इंट्रोड्यूस हुए, 6 बिल पास हुए लोकसभा से, 6 बिल राज्यसभा से। टोटल अगर अब दोनों हाउसेज से बात करें तो हमारे 6 बिल पास हो गए। और एक और बिल था जो हमने पास किया, वो था कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। और एक बिल था जो हमें जॉइंट कमेटी को भेजा, वो था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब मौका मिलता है तो राहुल हमेशा मौजू से हटकर बात करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरत कोर्ट में इतने चीफ मिनिस्टर पहुंच गए, इतने सब पहुंच गए, और फिर आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, इंस्टीट्यूशंस खतरे में है और हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी सब्जेक्ट पे नहीं रहते, जो मैं समझ पाया हूं। यहाँ राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलने का अवसर मिला तो राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलना चाहिए ना, वो सब्जेक्ट से बाहर चले गए। जब विदेश में बुलाया, किसी ने सब्जेक्ट दिया था उनको, इस पे बोलो, वो सब्जेक्ट से बाहर चले गए। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर दिफा AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी हेडक्वार्टर में सीनियर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शमूलियत पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारतीय नौजवान के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है कि मैं वज़ीर आज़म के कौम की तामीर और कौमी यकजहती के विज़न में अपना ताउन दूँ। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। I as a young India represents vast majority of India, the biggest majority of India. I do think that it is my responsibility and duty to contribute towards the Prime Minister's vision of nation building and national integration. सीनियर बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी रुकनीत दिलाते हुए कहा कि अनिल एंटनी के समाजी और सियासी काम का तजुर्बा बीजेपी के लिए मुल्क की तामीर में मददगार साबित होगा। To bring the background of Mr. Anil Antony
senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. His significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India, and someone who believes in India first. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले पर सीबीआई के जरिए दर्ज मामले में मनीष सिसोदिया की जमानती दरखास्त पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। अगली समाअत 20 अप्रैल को होगी। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 31 मार्च के हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें अदालत ने उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत की दरखास्त दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरीक मुल्जिमान वैभव और अंकुश जैन की जमानत की अर्जी भी मुस्तरद की। अदालत ने कहा कि जमानत की अर्जी मुस्तरद करने के निचली अदालत के हुक्म में कोई खामी नहीं है। सत्येंद्र जैन एक बाअसर शख्सियत हैं, जमानत पर रहते हुए सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक में बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बार बार झूठ बोलने की आदत है। कांग्रेस पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर अडानी को लेकर इल्ज़ाम लगा रही है, इसी कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में अडानी को केराला बंदरगाह थाली में रखकर सौंप दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल के पहले 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी के जायजे में रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC, with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%, to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me emphasize that the decision to pause on the repo rate is for this meeting only. 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा पेश करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग और एनबीएफसी का मालियाती निज़ाम मजबूत है। आरबीआई ने 2022-23 में इक्तिसादी तरक्की की शरह 7% रहने की पेशगोई की है। Economic activity remains resilient and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk and fruits. Core inflation remains elevated. Looking ahead, headline inflation is projected to moderate in 2023-24. The monetary policy actions taken since May 2022 are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far, while closely monitoring and evolving the inflation outlook. मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ज़ेरे तामीर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का मुआयना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली से देहरादून का सफ़र 2 घंटे में तय होगा। गणेशपुर से देहरादून तक कौमी शाहराह को जंगली जानवरों के लिए महफूज किया जाएगा। बागपत एक सेटेलाइट सिटी बनेगा। वहीं 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। दिल्ली से देहरादून की अभी दूरी 235 किलोमीटर है, इसमें 23 किलोमीटर की कमी आएगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में और दिल्ली से हरिद्वार करीब 1.5-2 घंटे में संभव होगा। और इस दिसंबर के बाद
दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज की सर्विस बंद होगी। दिल्ली के जयपुर की भी बंद होगी और दिल्ली से चंडीगढ़ के भी बंद होगी। तो ये जो एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम के पास डीएमई से शुरू होगा, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला, बागपत से खेकड़ा में ईपी इंटरचेंज से शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक बनेगा। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि दिल्ली को आबी आलूदगी, फिजाई आलूदगी से पाक करना होगा। दिल्ली में 2024 तक 50% तक सड़क और ट्रांसपोर्ट से होने वाली आलूदगी को कम कर दिया जाएगा। मेरा विश्वास है कि दिल्ली में और बाकी जगह प्रदूषण करने में भी हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का योगदान सबसे ज़्यादा है और इसलिए 2024 समाप्त होने के पहले दिल्ली का 50% एयर पोल्यूशन जो फॉसिल फ्यूल के कारण, डीजल पेट्रोल के कारण होता है, ट्रैफिक जाम के कारण दिल्ली में जो तकलीफ होती है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इसको सोचते हुए हम दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपए के काम दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार सफर के साथ साथ लोग गाजियाबाद में हवाई जहाज की सवारी का भी मजा ले रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे एक एरो रेस्टोरेंट तैयार किया है। एक निजी कंपनी ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से A320 एयरबस खरीदकर इसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है, जहां 82 अफराद एक साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद से हरिद्वार जाते हुए अक्सर लोगों की नजरें इस हवाई जहाज पर जम जाती हैं। लोगों को लगता है कि वो किसी एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा ये जहाज एक रेस्तरां है जो हाल ही में शुरू हुआ है। ये रेस्तरां लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। जिन्होंने आज तक कभी हवाई जहाज में सफर नहीं किया या जिनको हवाई जहाज में बैठने का इश्तियाक है, वो इस जहाज में बैठकर खाना खा सकेंगे और इसके अंदरूनी मंजर का दीदार करेंगे। कॉकपिट में बैठकर आप महसूस कर सकते हैं कि पायलट जहाज को कैसे चलाते हैं। हमारे लिए तो एक सपने के सामान है भाई, एरोप्लेन में बैठना। हमारे बच्चों के लिए या मीडियम फैमिली से जो लोग हैं वो एरोप्लेन में कहाँ जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं है। एरोप्लेन में बैठना और वो भी खाने के साथ तो बड़ा अमेजिंग है। इस जहाज़नुमा रेस्तरां के मालिक के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ ये था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले मुसाफिर यहाँ रुककर अच्छे खाने का लुत्फ उठा सकें। उन्होंने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में बहुत जल्द मजीद सहूलियात और सरगर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, जहाँ बच्चों की तफरीह का मुकम्मल इंतज़ाम होगा। इस रेस्तरां के मालिक को तवक्को है कि आने वाले वक्त में यहाँ बड़ी तादाद में लोग आएंगे। हमने जो प्लेन बनाया उसमें सीटिंग कम रखा है, स्पेशियस बनाया है और जो हमारा किचन का स्टाफ है, फूडिंग है, वो सब 5 स्टार लेवल की है। 4 लोग खाते तो आराम से मतलब 1000 रुपीज़ या 1500 में उनका आराम से बिलिंग बैठेगा और वो अफोर्डेबल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इस जहाज़नुमा रेस्तरां में आने वाले बच्चे इंतहाई पुरजोश नजर आए। एक लड़की ने बताया कि वो आज तक कभी जहाज़ में नहीं बैठ सकी, इसलिए उसकी इस जहाज़नुमा रेस्टोरेंट में आने की शदीद ख्वाहिश थी। लंच करने आई और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है बैठ के इसमें। ये एकदम रियल एरोप्लेन जैसा मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं वैसे रियल में नहीं बैठी हूँ लेकिन ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, एकदम रियल जैसा। इस जहाज़नुमा रेस्तरां में गैस फिलिंग स्टेशन, कैफ़े जैसी सहूलियात भी होंगी। यही नहीं, इमरजेंसी सूरत हाल में मरीजों की मुंतकली के लिए यहाँ एक हेलीपैड भी तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2.5 हेक्टेयर पर दीगर मुसाफिर सहूलियात तैयार की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एक सख्त मुकाबले में भारत को 4 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन के लिए मुंतखब किया गया है। भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं। भारत का इंतखाब खुफिया रायशुमारी के जरिए हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सियरालियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, तंजानिया और अमेरिका बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 4 साल मुद्दत अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन के सर्वे में अपने हरीफों ROA के 23, चीन 19 और UAE 15 को बहुत पीछे छोड़ते हुए भारी अक्सरियत हासिल की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके भारतीय टीम को सख्त मुकाबले में इस बड़ी जीत पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ये भी कहा कि शुमारियात, तनव्वु और आबादी के मैदान में भारत की महारत ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन में जगह दी है।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीजन के पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज किया था। इस मैच में कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली के शानदार इनिंग्स देखने को मिली। आज के मैच में आरसीबी टीम अपनी साबिका कारकर्दगी को दोहराना चाहेगी। अपने पहले मैच में केकेआर के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी माजी की गलतियों को सुधारते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।